इंडिया, आपको पता है इंडिया में आज उनके राजनाथ जो है उनके वजीर दिफा, उन्होंने आज वहां पे वो जहाजों की एक फैक्ट्री का उन्होंने दौरा वौरा किया। तो दौरे के दौरान जो है उनके राजनाथ साहब का वो निकालने, अगर हम कहीं, उन्होंने कहा है कि भारत को अपने ही जो हमारी वो है जो हमारे हिंदू में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि कांट रिमेन डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। तंग आके बेजार हो गए ना, कह रहे हैं कि अब दूसरे मुल्कों के ऊपर हम अपनी दिफा के लिए दारो मदार नहीं रह सकते। और ये जो तेजाज का जो भी जहाज वाज बन रहे हैं 2024-25 तक पहला जहाज बनेगा, वो कह रहे हैं कि ये जहाज जो बड़े अच्छे हैं बाहर के जहाजों से और चीप सस्ते भी हैं, तो हम अपने जहाज अब खुद बनाएंगे। अब बनाना शुरू करेंगे। अब ये क्या बात हुई? तो मसला ये है कि तो फिर अमेरिका और बाकी वो इधर उधर दाएं बाएं, तो एक अजीब रौला पड़ गया। मुझे ये बताएं कि इंडियन एयरफोर्स में क्या मतलब डेवलपमेंट हुई पिछले 10-15 सालों को हम देख लें, क्या फर्क आया है जो पहले नहीं था और अब 2020 में या 2021 में हमें नजर आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट राइट नाउ दे हैव दैट। देखिए, सबसे बड़ा फर्क जो आया है कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री है उसको हमने अपने फेवर में टिल्ट किया है। क्योंकि अब देखिए, सबसे बड़ी चीज पिछले अगर 5-10 साल में देखेंगे तो जिस हम खुद तैयारियां तैयार कर रहे हैं अपने मुल्क में, और सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है। हम कहाँ 1970 के बाद 70s और 80 में हमारे पास जब मिराज और मिग-29 जैसे जहाज आए थे, उसके बाद बड़ा लल रहा, क्योंकि पैसे की दुश्वारियां चल रही थी और मुल्क जो है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल हेल्थ जो थी उसकी थोड़ी सी नाजुक थी। लेकिन धीरे धीरे 30s उसके बाद हमने खुद बनाना शुरू किया, और देखिए सबसे बड़ी पॉलिसी चेंज हुआ कि हमने कहा कि हम खरीदेंगे नहीं, हम कुछ खरीदेंगे। अब आप देखिए, हमने जो तेजस की बात कर रहे हैं, तेजस हम खुद बना रहे हैं, और 83 एयरक्राफ्ट आपने सुना होगा पिछले हफ्ते जो है 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया गया, और उसका तेजस 2 जो आएगा, मार्क 2 जो आएगा, वो 5th जनरेशन का से ऊपर 5.5 जनरेशन के बता रहे हैं। जब जनरेशन जो हम बोलते हैं, मैं बता दूं क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन आता है कि ये 4.5 जनरेशन क्या है, 5 जनरेशन क्या है, जनरेशन है क्या। जो कितना कैपेबिलिटी है उसका एक लेवल कह सकते हैं आप, कितनी ज्यादा आपके अंदर टेक्निकल एडवांसमेंट हुई है, डिग्री ऑफ एडवांसमेंट है ये, और कितने ज्यादा आप दुश्मन के जो एयर डिफेंस नेटवर्क है उसको छलावा दे सकते हैं। ये इसको बोलते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। आप पकड़ के जाए, चुपचाप से जाए, चोरी करने में घुस जाए और पुलिस आपको ना पकड़े, लगभग उस टाइप की चीज हो गई। तो जो वक्त के साथ हमने अपना खुद का जहाज बनाना शुरू किया, हम चाहते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट रहे, क्योंकि इतना पैसा जाया हो रहा है इस हवाले में। मेरे ख्याल से वो उस पैसे को हम डाइवर्ट करते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो हम आने वाले टाइम में अपने ही फाइटर्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ही टैंकों पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी ही आर्टिलरी गन्स पे ध्यान दे रहे हैं। और जो एटैक गन जो बनाई है आर्टिलरी की, जो अभी अंडर ट्रायल है, जो दुनिया की सबसे लॉन्ग रेंज पर फायर करने वाली एक आर्टिलरी गन है, जिसका गोला तकरीबन 45 किलोमीटर दूर तक भी जा सकता है। ये दुनिया में इतनी लंबी रेंज की कोई गन भी नहीं है। बहरहाल न्यूक्लियर सबमरीन हमने अपनी बना ली है। सारे जो नेवी के शिप्स हैं वो हिंदुस्तान में ही तैयार होते हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनने की बातें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी फोकस हमारा फ्रॉम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, वी वांट टू नॉट ओनली बी सेल्फ रिलायंट, बट वी आल्सो वांट टू बी एक्सपोर्टर्स ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के अंदर चल रहा है। अब अभी जो S-400 मिसाइल सिस्टम रशियन वो इंडक्ट कर रहे हैं, उससे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारी एयरफोर्स पर असरात पड़ेंगे, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करते ही अगर सेंटर से देखें पाकिस्तान का जो नक्शा है, तो हमारी कुल गहराई 460 किलोमीटर है। हमारा जो कमर से पाकिस्तान का फैलाव है, जबकि हिंदुस्तान 3850 किलोमीटर का है, उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो उनके जो मिसाइल सिस्टम वो अभी खरीद रहे हैं, इनके जो 4 लेयर्ड रेडार सिस्टम है, जो लोएस्ट जिसे आप मैप ऑफ द अर्थ कहें, वहां से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड तक जो उनकी सलाहियत बढ़ गई है, इससे हमारे मिसाइल्स के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आने वाले हैं। फिर वो इसको जब बैक करेंगे राफेल एयरक्राफ्ट से, जब वो तमाम
इंडक्ट हो जाते हैं और ऑपरेशनलाइज हो जाते हैं, तो यकीनन खित्ते में जो फोर्स बैलेंस है जो इस वक्त है, उस वक्त वो हिंदुस्तान की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाए। सादिया अफजाल, आप बड़े अच्छा टॉपिक आज डिस्कस कर रही हैं। देखिए, बात ये है कि अभी 2.5 साल में ये जो नई हुकूमत आई है, इसमें हमारा जो डिफेंस का बजट है, पहले अगर इंडिया से 5वां हिस्सा था, इंडिया का बजट अगर 5 गुना था, क्योंकि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आप कंपेयर कर लीजिए हमारे दौर से, और अगर ये नायल हुकूमत इसी तरह इकोनॉमिक डिसीजन लेती रही जो कि गलत है, किसी वक्त बैठ के आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको बता सकता हूं कि इनकी नायली की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। मैं दरमियान में एक और कहानी चिड़ गई है। 48 घंटे गुजर गए और अमेरिका से एक शशोपंज में बाइडेन इंतजामिया इस वक्त जो है वो मुब्तला है कि ये म्यांमार का क्या करना है, क्या करें। क्योंकि वो जो मैंने बात कल कही थी, मैं उसको दोबारा दोहराऊंगा और आज मैं उसमें मजीद वजन डालूंगा, ठीक है, अपने दलाइल में। और दलाइल मेरे ये हैं कि एक तो जो वहां की जो अपोजिशन लीडर हैं सूची, वो जो है उनको नोबेल प्राइज दिया, और दिया किस दौर में गया? उस दौर में दिया गया जब बाइडेन नायब सदर थे जी, ओबामा के दौर में। ये वापस आई और वापस आने के बाद जो आइन लिखा गया वो 2008 में लिखा गया, 2009 में या 10 में किसी वक्त इनको नोबेल प्राइज मिला। ये सारा बाइडेन इंतजामिया में, वही इंतजामिया बाइडेन ओबामा टीम जो इस वक्त दोबारा मौजूद है।